गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर यह पढ़ा था आपका कल परिसंचरण तंत्र, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं केंचुए का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो जो अपना अगला टॉपिक है उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है आपको कि उत्सर्जन जो इकाई है किसकी, केंचुए की, यानी केंचुए के अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो हमने पहले बताया हुआ है कि केंचुए के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो इनके अंदर उत्सर्जक अंग, उत्सर्जक अंग कौन से हैं, नेफ्रीडिया। कौन से हैं, नेफ्रीडिया। ठीक है, अब केंचुए के अंदर नेफ्रीडिया जो होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, केंचुए में नेफ्रीडिया कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। तो सबसे पहला जो अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है त्वचीय नेफ्रीडिया, या इसको अपन अध्यावरणीय नेफ्रीडिया भी कह सकते हैं। त्वचीय या अध्यावरणीय नेफ्रीडिया, यानी इंटैग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये उत्सर्जन, केंचुए का उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, अपन ने इसके 17 खंड बनाए, 18 खंड बनाए हैं। और इसके अंदर देखिए आप, ये है आपका पहला खंड जिसका नाम है, जिसके अंदर क्या होता है, मुख होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो होगा वो खंड में काउंट नहीं होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमियम। ठीक है, फिर दूसरा खंड, फिर तीसरे से चौथे खंड तक आपकी आ जाएगी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में आ जाएगा आपके ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में पेशनी, पेशनी के बाद में 9 से लेकर और 14 खंड तक क्या आ जाएगी, आमाशय, और आमाशय के बाद में चलेगा छोटी आंत। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं इंटैग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया की। तो मैंने आपको बताया इंटैग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो है प्रथम 6 खंडों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इंटैग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया 1 से लेकर और 6 खंडों के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, और 7वें खंड से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक जाएंगे। 7वें खंड तक स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये 7वें खंड के अंदर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 90वें में भी दिखाई दे रहे हैं, 10वें में भी दिखाई दे रहे हैं, 12वें में भी दिखाई दे रहे हैं, 13वें में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नेफ्रीडिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, अध्यावरणीय नेफ्रीडिया। क्या बोलेंगे इनको, अध्यावरणीय नेफ्रीडिया, जो 1 से लेकर 6 खंडों तक क्या होंगे, एब्सेंट होंगे और 7 से स्टार्ट होंगे। अगर बात करते हैं क्लाइटेलम की, ठीक है, तो क्लाइटेलम के अंदर ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको डॉट्स। इसका मतलब कि क्लाइटेलम वाले भाग के अंदर नेफ्रीडिया की जो संख्या होती है, कौन से वाले, अध्यावरणीय नेफ्रीडिया की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगनी। ठीक है, तो प्रथम 6 खंडों में एब्सेंट होंगे, 7वें खंड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जो ये नेफ्रीडिया है, ठीक है, इन क्लाइटेलम वाले भाग में इनकी संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर इनकी अपन आकृति की बात करते हैं तो ये आकृति के अंदर कैसे होते हैं, वी शेप के होते हैं। अगर इसको अपन थोड़ा सा देखें तो इनकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, वी शेप की होती है। इस तरीके से, किस तरीके से होती है, इस तरीके से वी शेप की इनके अंदर क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, और ये डायरेक्ट कहाँ खुलते हैं, शरीर के बाहर खुलते हैं, क्योंकि त्वचा यानी देह भित्ति के अंदर होते हैं, तो डायरेक्ट कहाँ खुलते हैं, त्वचा के बाहर खुलते हैं, इसलिए इसको अपन एक्सोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्सोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। तो अपन इसका देखें तो देखो, यह छोटे होते हैं, यह छोटे वी आकृति के होते हैं, छोटे होते हैं और वी आकृति के होते हैं। ठीक है, प्रथम 6 खंडों में ये
अनुपस्थित होते हैं। प्रथम 6 खंडों के अंदर क्या होंगे? ये अनुपस्थित होंगे। इसके बाद प्रत्येक खंड में लगभग 200 से 250 नेफ्रिडिया पाए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक खंड में लगभग 200 से 250 नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, 200 से 250 नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? ये देह भित्ति में स्थित होते हैं और सीधा शरीर के बाहर खुलते हैं। ये देह भित्ति में स्थित होते हैं तथा सीधे शरीर के बाहर खुलते हैं। इसलिए इन्हें एक्सोनेफ्रिक भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? एक्सोनेफ्रिक भी कहते हैं। और क्लाइटेलम इनकी संख्या क्या हो जाती है? दुगनी। क्लाइटेलम कौन सा खंड होता है? 14वां, 15वां और 16वां खंड में इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला जो अपना नेफ्रिडिया है, पहला प्रकार का नेफ्रिडिया जिसका नाम क्या है? त्वचीय या अध्यावरणीय नेफ्रिडिया। ठीक है, तो आपको ये वी शेप के दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? 7वें खंड से दिखाई दे रहे हैं और ये अंतिम खंड तक चलेंगे। ठीक है, और क्लाइटेलम में इनकी संख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, देह भित्ति के अंदर ये स्थित होते हैं और सीधा शरीर के बाहर खुलते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है ग्रसनीय नेफ्रिडिया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और दूसरा प्रकार पढ़ते हैं ग्रसनीय नेफ्रिडिया, जिसको अपन बोलते हैं फेरेंगियल नेफ्रिडिया, जिसको अपन क्या बोलेंगे? फेरेंगियल नेफ्रिडिया। ठीक है, तो ग्रसनीय नेफ्रिडिया देखिए आप कि ग्रसनीय नेफ्रिडिया जो होते हैं वो कौन कौन से खंड में दिखेंगे? ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है टफ्ट, या आपको ये बॉल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये बॉल जैसी संरचना जो है वो क्या कहलाती है? टफ्ट कहलाती है। क्या कहलाएगी? टफ्ट कहलाएगी। तो ग्रसनीय नेफ्रिडिया कौन कौन से खंड में है? चौथे खंड में है, 5वें खंड में है और 6ठे खंड के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? चौथे खंड में, 5वें खंड में और 6ठे खंड में। इसलिए ग्रसनीय नेफ्रिडिया कौन कौन से खंड में पाए जाते हैं? चौथे, 5वें और 6ठे खंड में। ठीक है, तो ये कितने जोड़ी हैं? 1 2 3 4 5 6, इसलिए अपन बोल सकते हैं 3 जोड़ी। संख्या में कितने होते हैं? 3 जोड़ी। और कहां पाए जाते हैं? चौथे, 5वें व 6ठे खंड में स्थित। चौथे, 5वें और 6ठे खंड में स्थित। ठीक है, अब बात करते हैं टफ्ट की। तो ये जो टफ्ट होते हैं, इन टफ्ट के अंदर ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ये नेफ्रिडिया हैं। ठीक है, तो प्रत्येक टफ्ट में लगभग 600 नेफ्रिडिया स्थित होते हैं। प्रत्येक टफ्ट में लगभग 100 नेफ्रिडिया स्थित होते हैं। तो टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल कितने टफ्ट है? 6। तो टोटल जो नेफ्रिडिया होंगे वो कितने हो जाएंगे? 600।
क्लियर। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो टफ्ट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ ओपन होते हैं। ठीक है, देखो जो छठे नंबर का टफ्ट है, ठीक है, वो कहाँ ओपन हो रहा है, दूसरे खंड की आहार नाल में। ठीक है, तो देखो इसको अच्छे से देखो, छठे खंड के जो टफ्ट हैं वो कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, दूसरे खंड की आहार नाल में। पांचवें खंड के जो टफ्ट हैं वो कहाँ ओपन हो रहे हैं, तीसरे खंड की आहार नाल में। और जो चौथे नंबर के टफ्ट हैं वो कहाँ ओपन हो रहे हैं, चौथे नंबर की या चौथे खंड की आहार नाल में। ठीक है, तो छठा टफ्ट ओपन होता है दूसरे खंड की आहार नाल में, पांचवा टफ्ट ओपन होता है तीसरे खंड की आहार नाल में, और चौथा टफ्ट ओपन होता है चौथे खंड की आहार नाल में। इसका मतलब ये शरीर के बाहर डायरेक्ट नहीं खुल रहे हैं, ये कहाँ खुल रहे हैं, आहार नाल में खुल रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन एंडोनेफ्रिक। क्या बोलेंगे इसको, एंडोनेफ्रिक। तो छठवें खंड के टफ्ट दूसरे खंड की आहार नाल में खुलते हैं। ठीक है, पांचवें खंड के टफ्ट तीसरे खंड की आहार नाल में खुलते हैं, और चौथवें खंड के टफ्ट चौथे खंड की आहार नाल में खुलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, ये आहार नाल में खुलते हैं, ये शरीर के बाहर डायरेक्ट नहीं खुलते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, एंडोनेफ्रिक। ये नेफ्रिडिया आहार नाल में खुलते हैं, इसलिए इन्हें सॉरी एंडोनेफ्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरे प्रकार के नेफ्रिडिया हो गए, जिसका नाम क्या है, ग्रसिनी नेफ्रिडिया। तो ग्रसिनी नेफ्रिडिया में देखो 3 जोड़ी होंगे, चौथे पांचवें छठे खंड में स्थित होते हैं। टफ्ट में लगभग 100 नेफ्रिडिया स्थित होते हैं, तो टोटल 6 टफ्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने टफ्ट नेफ्रिडिया हो गए, 600। जो छठवें खंड के टफ्ट हैं वो दूसरे खंड की आहार नाल में खुलेंगे, पांचवें टफ्ट जो है वो तीसरे खंड की आहार नाल में खुलेंगे, और चौथे खंड के जो टफ्ट हैं वो चौथे खंड की आहार नाल में खुलेंगे। आहार नाल में खुलते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, एंडोनेफ्रिक कह दिया जाता है। ठीक है, तो अपन ने 2 प्रकार के नेफ्रिडिया पढ़ लिए हैं, एक तो अपन ने पढ़ा अध्यावरणीय नेफ्रिडिया, और दूसरा कौन सा है, ग्रसनीय नेफ्रिडिया। अब तीसरे प्रकार के पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। तीसरा प्रकार है सेप्टल नेफ्रिडिया, यानी पटीय नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडिया की बात करते हैं, तो सेप्टल नेफ्रिडिया देखो अपन, ये रहा सेप्टल नेफ्रिडिया, पटीय नेफ्रिडिया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, 15वें खंड से, और 15वें भी कौन से, अंतराखंडीय पट्ट है। 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इस तरीके से ये कहाँ पाए जाते हैं, अंत तक पाए जाते हैं, यानी अंतिम खंड तक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के दोनों तरफ स्थित होंगे। ठीक है, आहार नाल है ये, आहार नाल के दोनों तरफ स्थित होंगे, कहाँ पर,
अंतराखंडीय पट के अंदर, ठीक है, अंतराखंडीय पट के अंदर उपस्थित होंगे दोनों तरफ, ठीक है। 15 से 16वें सेगमेंट से स्टार्ट होंगे और अंतिम खंड तक जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसको कि 15 से 16 खंड से स्टार्ट होकर अंतिम खंड तक आहार नाल के दोनों तरफ स्थित होते हैं, ठीक है। ये 15वां से 16वां खंड से अंतिम खंड तक आहार नाल के दोनों तरफ स्थित होते हैं। 15 से 16वें खंड के से लेकर अंतिम खंड तक आहार नाल के दोनों तरफ स्थित होते हैं और एक तरफ के नेफ्रिडिया जो होते हैं वो 40 से 50 नेफ्रिडिया हैं जो 20 से 25 के समूह में पाए जाते हैं। एक तरफ के नेफ्रिडिया, क्लास चल रही है, एक तरफ के नेफ्रिडिया 40 से 50 होते हैं जो 20 से 25 के दो समूहों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 15 से 16वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक स्थित होंगे आहार नाल के दोनों तरफ, ठीक है। और एक तरफ के नेफ्रिडिया यानी इधर के नेफ्रिडिया कम से लगभग 40 से 50 होंगे और 20 से 25 के समूह के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा नेफ्रिडिया जिसका नाम क्या है, पट्टीय नेफ्रिडिया। तो 3 नेफ्रिडिया अपन ने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला जो नेफ्रिडिया है वो कौन सा नेफ्रिडिया है, ग्रसनीय नेफ्रिडिया। ग्रसनीय नेफ्रिडिया जो कौन सा होता है, जो चौथे, 5वें और 6ठे खंड के अंदर स्थित होता है, ठीक है। 6वें खंड के टफ्ट दूसरे वाले में खुलेंगे, 5वें खंड के टफ्ट 5वें वाले तीसरे में खुलेंगे और चौथे वाले चौथे खंड के अंदर खुलेंगे, इसलिए आहार नाल में खुलते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं एंडोनेफ्रिक। बात करें अध्यावरणीय नेफ्रिडिया की तो 7वें सेगमेंट से स्टार्ट होंगे और अंतिम सेगमेंट तक जाएंगे, ठीक है। और लगभग प्रत्येक खंड में 200 से 250 नेफ्रिडिया होते हैं, लेकिन क्लाइटेलम में इनकी संख्या दुगनी होती है और डायरेक्ट शरीर के बाहर खुलते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं अपन एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, ठीक है। और पट्टी नेफ्रिडिया की बात करें तो पट्टी नेफ्रिडिया जो है वो 15वें से 16वें सेगमेंट से अंतराखंडीय खंड पट पर स्टार्ट होते हैं और अंतिम खंड तक जाते हैं और एक तरफ लगभग 40 से 50 नेफ्रिडिया होते हैं जो 20 से 25 के समूह में पाए जाएंगे, ठीक है। इस नेफ्रिडिया के द्वारा, ये नेफ्रिडिया जो होता है ये द्रव को संचित करता है और इस द्रव संचय के द्वारा ही जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर त्याग दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेफ्रिडिया जो होता है वो उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। यह है आपका उत्सर्जन तंत्र, यह है केंचुए का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब आप ये डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2 मिनट के गैप के बाद अपन स्टार्ट करते हैं केंचुए का जनन तंत्र, ठीक है। उतार लो फटाफट से। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, ओके। मिटा दिया जाए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं केंचुए का जनन तंत्र। केंचुए का जनन तंत्र, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की, ठीक है। तो देखिए
आपको इस डायग्राम के अंदर ये केंचुए का जो है वो है नर जनन तंत्र, ठीक है। और इस नर जनन तंत्र के अंदर देखो 10वां और 11वां सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस 10वें और 11वें सेगमेंट के अंदर तो जो ये वाला है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये कहलाता है वृषण कोश। क्या कहलाता है? वृषण कोश, ठीक है। तो वृषण कोश कहाँ स्थित होंगे? 10वें और 11वें सेगमेंट के अंदर क्या स्थित होते हैं? वृषण कोश स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं वृषण कोश की। तो वृषण कोश कौन से खंड में है? 10वें व 11वें खंड में, ठीक है। तो वृषण कोश कहाँ स्थित है? 10वें और 11वें खंड के अंदर ये स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो 10वें खंड की बात करें तो यहां पर ये क्या उपस्थित है? ये वृषण, ठीक है। और 11वें खंड की बात करें तो यहां पर भी क्या उपस्थित है? वृषण, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोश में क्या होंगे? एक जोड़ी वृषण कोश पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो प्रत्येक वृषण कोश के अंदर, प्रत्येक वृषण कोश की बात करें अपन 10वें की और 11वें की बात करें, ठीक है। तो प्रत्येक वृषण कोश में ये क्या है? ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये होती है शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसको? शुक्राशय। और ये भी क्या है? शुक्राशय, ठीक है। तो प्रत्येक वृषण कोश से क्या जुड़े होते हैं? एक जोड़ी शुक्राशय जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो 10वें खंड के जो शुक्राशय जुड़े हुए हैं ना, वो कहाँ स्थित है? 11वें खंड में। और 11वें खंड से जो शुक्राशय जुड़े हुए हैं वो कहाँ स्थित है? 12वें खंड में, ठीक है। तो 10वें और 11वें खंड में तो क्या पाया जाता है? वृषण कोश पाया जाता है। प्रत्येक वृषण कोश में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वृषण कोश से एक जोड़ी क्या जुड़े होते हैं? शुक्राशय जुड़े होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे प्रत्येक वृषण सॉरी, प्रत्येक वृषण कोश से एक जोड़ी शुक्राशय जुड़े होते हैं। प्रत्येक वृषण कोश से एक जोड़ी क्या होंगे? शुक्राशय जुड़े होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें आगे की, तो अपन देखो अब यहाँ जो वृषण कोश है, यहाँ से ये क्या निकलती है? शुक्रवाहिनी। क्या निकलती है? ये शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो यहाँ से यानी वृषण कोश से एक जोड़ी क्या निकलती है? शुक्रवाहिनी निकलती है। और जो कहाँ पर आकर खुलती है? 18वें खंड। या आपको देखिए 17वें खंड दिखाई दे रहा है आपको, ये 17 से लेकर और जो ये 20वें खंड तक, ये जो आपको किडनी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो शुक्रवाहिनी है ये 18वें खंड की प्रोस्टेट ग्रंथि में आकर खुलती है। 18वें खंड की प्रोस्टेट ग्रंथि में आकर खुलती है। तो यहाँ पर क्या बनता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु शुक्राशय के द्वारा, शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पर चले जाएंगे? इस प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वृषण कोश से एक जोड़ी क्या निकलती है? शुक्रवाहिनी। प्रत्येक वृषण कोश से एक जोड़ी शुक्रवाहिनी निकलती है। प्रत्येक वृषण कोश से एक जोड़ी शुक्रवाहिनी निकलती है, ठीक है, जो
18वें खंड की प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती है। जो कहाँ पर खुलेगी? 18वें खंड की प्रोस्टेट ग्रंथि में खुलती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि कौन कौन से खंड में होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है 17वें से 20वें खंड तक। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे ओपन होती है, मतलब कहाँ स्थित होती है? 17 से 20वें खंड तक स्थित होती है। अब देखो 18वें खंड से, 18वें खंड में क्या निकल रहा है? नर जनन छिद्र। क्या निकल रहा है? नर जनन छिद्र। 18वें खंड में नर जनन छिद्र स्थित होता है। 18वें खंड में क्या स्थित होता है? नर जनन छिद्र स्थित होता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। देखो 10वें खंड में और 11वें खंड में तो क्या स्थित है? वृषण कोश स्थित है। कितने वृषण कोश है? 2 वृषण कोश है। वृषण कोश फर्स्ट, वृषण कोश सेकंड। प्रत्येक वृषण कोश के अंदर क्या स्थित है? वृषण स्थित है। कितने जोड़ी? 1 जोड़ी। प्रत्येक वृषण कोश में 10वें वाले वृषण कोश में भी 1 जोड़ी है और 11वें वाले वृषण कोश में भी 1 जोड़ी है। प्रत्येक वृषण कोश से 1 जोड़ी क्या जुड़े हुए होते हैं? शुक्राशय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? शुक्राशय। ठीक है, और प्रत्येक वृषण कोश से क्या निकलती है? 1 शुक्र वाहिनी, यानी 1 जोड़ी शुक्र वाहिनी निकलती है, जो 18वें खंड की प्रोस्टेट ग्रंथि में आके खुलती है। ठीक है, 18वें खंड के अंदर क्या पाया जाता है? नर जनन छिद्र पाया जाता है। तो यहाँ पर वृषण में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे, और ये शुक्राणु जो है इन शुक्र वाहिनियों के थ्रू होते हुए कहाँ आ जाएंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि में, और इस प्रोस्टेट ग्रंथि से 18वें खंड यानी नर जनन छिद्र द्वारा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना है नर जनन तंत्र। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र की अपन बात करें तो मादा जनन तंत्र में देखो आप 1 जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। ये देखो आप, ये कौन सा खंड है? 13वां खंड है। ठीक है, तो यहां पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, तो 1 जोड़ी क्या स्थित होते हैं? अंडाशय स्थित होते हैं। कौन से खंड के अंदर? 13वें खंड में। और किससे जुड़े हुए हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है? अंतराखंडीय पट्ट। ठीक है, तो अंतराखंडीय पट्ट से जुड़े हुए होते हैं 1 जोड़ी अंडाशय। कौन से खंड में जुड़े हुए होते हैं? 13वें खंड में, है ना। तो सॉरी 1 जोड़ी अंडाशय 13वें खंड की अंतराखंडीय पट्ट से जुड़े होते हैं। 13वें खंड की अंतराखंडीय पट्ट से जुड़े होते हैं। ठीक है, और फिर अपन बात करें अंडाशय के नीचे। अंडाशय के नीचे देखो ये क्या स्थित होती है? अंडवाहिनी स्थित होती है। यानी प्रत्येक अंडाशय के नीचे 1 अंडवाहिनी है, और जो आगे जाके समेकित हो जाएगी और क्या किस में ओपन हो जाएगी? मादा जनन छिद्र में। और मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होता है? 14वें खंड में। ठीक है, तो देखो आप, प्रत्येक अंडाशय के नीचे 1 क्या स्थित होती है? अंडवाहिनी स्थित होती है, और ये अंडवाहिनी कहाँ पे जाके समेकित हो जाती है? सॉरी, कहाँ पे जाके खुलती है? एक मादा जनन छिद्र में जाकर खुलती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक अंडाशय के नीचे 1 अंडवाहिनी स्थित होती है, जो 14वें खंड में स्थित मादा
जनन छिद्र में खुलती है। जो कहां पर खुलेगी? 14वें खंड के मादा जनन छिद्र में खुलती है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं स्पर्मेथिका यानी शुक्र ग्राहिका। शुक्र ग्राहिका भी किसका पार्ट होता है? मादा जनन तंत्र का पार्ट होता है, जो शुक्राणु को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो शुक्र ग्राहिका जो है वो कहां कहां स्थित होते हैं? 5वें, 6ठे 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें खंड में स्थित होते हैं। तो शुक्र ग्राहिका छिद्र कहां कहां स्थित होंगे? 5वें 6ठे, 6ठे 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें, यानी टोटल कितने होते हैं? 4 पेयर। ठीक है, क्या काम करते हैं? शुक्राणुओं का संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणुओं का संग्रहण करते हैं। तो ये देखिए आप 5वें 6ठे खंड पे, 6ठे 7वें खंड पे, 7वें 8वें खंड पे और 8वें 9वें खंड पर क्या स्थित होते हैं? शुक्र ग्राहिका स्थित होते हैं। क्या स्थित होंगे साहब? शुक्र ग्राहिका स्थित होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगला जनन पैपिला की। जनन पैपिला, तो देखो जनन पैपिला एक तो पाया जाता है 17वें खंड में और एक पाया जाता है 19वें खंड में। तो अधर पार्श्व सतह पर 17वें खंड और 19वें खंड के अंदर एक एक जोड़ी क्या पाया जाता है? जनन पैपिला। तो मैथुन के समय ये दो केंचुए को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो जनन पैपिला पाई जाती है 17वें व 19वें खंड में एक एक जोड़ी, यानी इनकी टोटल जो संख्या है वो कितनी हो गई? 4। ठीक है, इनका काम क्या होता है? मैथुन के समय दो केंचों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दो केंचों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है 13वें खंड के अंतराखंडीय पट से जुड़ा होगा। प्रत्येक अंडाशय के नीचे क्या स्थित होती है? एक अंडवाहिनी स्थित होती है, जो 14वें खंड के मादा जनन छिद्र में खुलेगी। ठीक है, तो ये हो गया एक जोड़ी अंडाशय 13वें खंड में, ये अंडवाहिनी के द्वारा मादा जनन छिद्र में खुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 17वां खंड, ये 5वां 6ठा 6ठा 7वां 7वां 8वां खंड और 8वां 9वां, जिसमें क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी शुक्र ग्राहिका पाए जाते हैं। ठीक है, फिर 17वां 17वां और 19वां, 17वें और 19वें खंड के अंदर क्या पाया जाएगा? ठीक है, जनन पैपिला, जो मैथुन के समय दो केंचुए को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, अब इसकी जनन क्रिया विधि अपन पढ़ते हैं कि इनके अंदर जनन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो इसको बहुत से समझना बच्चों। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं 14वें, 15वें और 16वें खंड की। ठीक है, 14वां, 15वां और 16वां खंड जो होता है वो क्या कहलाता है? क्लाइटेलम। क्या कहलाएगा? क्लाइटेलम कहलाता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं 14वां, 15वां और 16वां खंड, ये क्या कहलाता है? क्लाइटेलम कहलाता है। और ये क्लाइटेलम एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है और किसका निर्माण करता है? कोकून का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करेगा? कोकून का निर्माण करेगा। और यही कोकून के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या होगा? संयोजन होगा। कैसे होगा वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप ये ध्यान रखो कि लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन में दो पेरेंट काम में आएंगे। ठीक है, यानी
दो जनकों की भागीदारी होगी किसके अंदर, लैंगिक जनन के अंदर। तो दोनों जनक कैसे होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल। कैसे होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैंने बना दिया है, ठीक है, एक ह्यूमन बनाया है अपन ने, ठीक है, तो ये रामलाल है, ठीक है, और इसकी वाइफ भी बना देते हैं अपन, ठीक है, इसकी वाइफ हो गई, ओके, इसका नाम शांति रख देते हैं अपन। और जब ये दोनों जनन करते हैं तो इनका बेटा पैदा हो जाता है, ठीक है, चिंटू। ठीक है, तो देखो दो जनक हैं यहां पर, ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेक्स ऑर्गन है, ये तो क्या हो गया, मैन, और ये क्या हो गया, वुमेन। ठीक है, तो इनके अंदर एक सेक्स ऑर्गन है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लैंगिक जनन हो गया। लेकिन केंचुआ कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें केंचुए की, तो केंचुआ कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, जिसको अपन बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है, केंचुआ कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, जिसको अपन बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है, तो द्विलिंगी का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में नर जननांग भी उपस्थित है और मादा जननांग भी उपस्थित है, नर भी उपस्थित है और मादा भी उपस्थित है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल यानी एक ही जनक में नर जननांग और मादा जननांग की उपस्थिति के होने के कारण भी इनमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केंचुआ जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्रस का मतलब हो गया कि इसके नर जननांग जो हैं, इनके नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं। इनके नर जननांग क्या होंगे, मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं, इसलिए इनमें दो केंचुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी दो जनकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो ये एक्सेप्शनल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि दो जनक की भागीदारी होती है। ठीक है, किन के अंदर, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन बाइसेक्सुअल होने के बाद भी इनमें कितने जनक की आवश्यकता होगी, दो जनकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि केंचुआ कैसा होता है, प्रोटेंड्रस होता है, इनके नर जननांग क्या हो जाते हैं, मादा जननांग से पहले ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी जनन की क्रियाविधि समझते हैं अपन। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो अब इसके जनन की क्रियाविधि समझो। देखो केंचुआ के अंदर देखिए आप, नर जनन छिद्र कौन से खंड में उपस्थित है, 18वें खंड में उपस्थित है। ठीक है, मादा जनन छिद्र कौन से खंड में उपस्थित है, 14वें खंड में उपस्थित है। और 14वां, 15वां और 16वां भाग क्या बनाता है, क्लाइटेलम बनाता है। ठीक है, और 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें खंड में क्या स्थित है, शुक्र ग्राहिका छिद्र उपस्थित है। अब देखो क्या है कि अपन ने एक केंचुआ बना लिया ये, ठीक है, ये इसका क्या है, माउथ है, और ये क्या है, एनस, यानी इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है और ये इसका एंड वाला पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो खंड मैंने बनाया है ये 18वां खंड है, और 18वें खंड में क्या स्थित होते हैं, नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये है 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, यह है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, और यहां पर क्या स्थित है, शुक्र ग्राहिका छिद्र। क्या स्थित है साहब, शुक्र ग्राहिका छिद्र स्थित है। तो जब मैथुन होगा तब देखो क्या होगा, और ये जो है ये कौन सा खंड है, 14वां, यहां पर स्थित है मादा जनन छिद्र। तो ये तो क्या हो गया, नर जनन छिद्र। ये क्या हो गए, शुक्र ग्राहिका, बहुत अच्छे समझना इसको। ठीक है, और ये क्या हो गया, मादा जनन छिद्र। कौन सा खंड हो गया ये,
14वां खंड हो गया। ठीक है, अब मैथुन करते टाइम दोनों केंचुए की स्थिति कैसे होगी, देखो एक और केंचुआ बना रहे हैं अपन यहां पर, ठीक है। तो यहां यानी जो शुक्र ग्राहिका है इसके सामने स्थित होता है 18वां खंड। ये कौन सा खंड होता है, 18वां, यानी यहां पर क्या स्थित होंगे, नर जनन छिद्र स्थित होंगे। ठीक है, और यहां पर ये जो खंड होगा, ठीक है, ये कौन से होते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, और यहां पर स्थित होते हैं शुक्र ग्राहिका छिद्र। ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब देखो कि एक केंचुए का नर जनन छिद्र जो है, एक केंचुए का नर जनन छिद्र, ये नर जनन छिद्र है। ठीक है, एक केंचुए का नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए के स्पर्मेथिका यानी शुक्र ग्राहिका छिद्र के सामने होगा। ये यानी ये जो शुक्र ग्राहिका बनी हुई है ना, तो अगर मैं यहां पर दूसरा केंचुआ लगाऊं इसके साइड में, ठीक है, तो ये मैंने यहां पे दूसरा केंचुआ लगा दिया, तो यहां पर क्या स्थित होगा, इस जगह पे नर जनन छिद्र, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, तो यहां पर तो होगा शुक्र ग्राहिका छिद्र और यहां पर होंगे नरजनन छिद्र, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, नरजनन छिद्र है ना, तो यहां पर होंगे शुक्र ग्राहिका छिद्र इस तरीके से। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो नरजनन छिद्र यहां पे क्या बनेंगे, शुक्राणु कहां आएंगे, शुक्रवाहिनी से प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि से नरजनन छिद्र में आएंगे। तो नरजनन छिद्र से शुक्राणु कहां चले जाएंगे, इस शुक्र ग्राहिका में। ठीक है, और यहां से जो शुक्राणु है कहां चले जाएंगे, इसके शुक्र ग्राहिका में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक केंचुए के नर जनन छिद्र से शुक्राणु दूसरे केंचुए के शुक्र ग्राहिका छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं, और दूसरे केंचुए के नर जनन छिद्र से शुक्राणु, ठीक है, पहले केंचुए के शुक्र ग्राहिका छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आ गया। तो यहां से शुक्राणु इधर प्रवेश कर गया और यहां से शुक्राणु इधर प्रवेश कर गया। समझ में आ गया ये बात। ठीक है, अब दोनों शुक्राणुओं के अंदर क्या हो चुका है, शुक्राणुओं का प्रवेश हो चुका है। ठीक है, अब इसको अपन अलग करते हैं। ठीक है, तो अब अपन एक केंचुआ बना लेते हैं। यहां पर ये केंचुआ है ठीक है, तो ये है इसका स्पर्मेथिका यानी शुक्र ग्राहिका, और यहां पर क्या है, नर शुक्राणु इकट्ठे हो चुके हैं। यहां पे क्या हो चुके हैं, शुक्राणु इकट्ठे हो चुके हैं, और ये है 14वां, 15वां और 16वां खंड। ये 14वां खंड, 15वां खंड, 16वां खंड है। और इस 14वें खंड के अंदर क्या स्थित होता है, मादा जनन छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 14वां, 15वां और 16वां खंड किसका निर्माण करता है, क्लाइटेलम का निर्माण करता है। तो यहां पर बन गया क्लाइटेलम। अपन इस पेन से बना देते हैं इसको। ये क्या बन गया, क्लाइटेलम बन गया, ये क्लाइटेलम। ठीक है, कौन से खंड में, 14वें, 15वें और 16वें खंड में क्लाइटेलम बन गया। अब ये जो मादा जनन छिद्र से अंडाणु जो है इस क्लाइटेलम में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्लाइटेलम है पूरा। तो यहाँ 14वें खंड से जो अंडाणु है वो कहाँ आ गया, क्लाइटेलम वाले भाग में आ गया। अब देखो ये शुक्राणु है, सॉरी ये केंचुआ है, ये क्या है, शुक्र ग्राहिका छिद्र है। ठीक है, अब देखो ये रह गया पीछे की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका 16वां, 15वां और 14वां खंड, और ये क्लाइटेलम आ गया यहां पर। कहां पर आ गया, यहां पर आ गया क्लाइटेलम। ठीक है, इस क्लाइटेलम में क्या है, अंडाणु स्थित है। क्या स्थित है, अंडाणु स्थित है। ठीक है, आगे वाला प्रोसीजर देखो आप। ये शुक्र ग्राहिका छिद्र है। ठीक है, और ये आपका 15वां, 16वां, 15वां, 14वां खंड। अब जो क्लाइटेलम है ये किसके ऊपर आ चुका है, इस शुक्र ग्राहिका छिद्र के ऊपर आ चुका है। कहाँ आ चुका है, शुक्र ग्राहिका छिद्रों के ऊपर आ चुका है। क्लाइटेलम के अंदर क्या स्थित था, अंडाणु, शुक्र ग्राहिका छिद्रों में आ गया। अब ये शुक्र ग्राहिका छिद्र से शुक्राणु कहाँ प्रवेश कर जाएंगे,
क्लाइटेलम वाले भाग में प्रवेश कर जाएंगे। यानी ये जो कोकून है, ये क्या है, कोकून। इस कोकून के अंदर 14वें खंड से क्या निकल गया था, अंडाणु निकल गए थे। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, शुक्रग्राहिका छिद्र में आ जाता है और शुक्रग्राहिका छिद्र से शुक्राणु उस कोकून के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और अगला स्टेप अगर अपन देखें तो ये जो है कोकून बाहर निकल गया। ये क्या हो गया, कोकून जो है बाहर निकल गया। ठीक है, और इस कोकून के अंदर क्या है, शुक्राणु भी है और अंडाणु भी है। शुक्राणु भी और अंडाणु भी है। ठीक है, तो ये शरीर से बाहर आ गया और शरीर से बाहर आने के बाद मिट्टी के अंदर इसी कोकून में नर युग्मकों और मादा युग्मकों का क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। और किसका निर्माण हो जाएगा, नए केंचुए का निर्माण हो जाएगा, यानी न्यू बॉर्न केंचुआ निर्मित हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, कोकून के अंदर हुआ है। शरीर के बाहर हुआ है, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मृदा के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, मृदा के अंदर हुआ है। ठीक है, और एक कोकून से, ठीक है, लगभग एक कोकून से लगभग 20 से 30 जो है न्यू केंचुए निर्मित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शिशु केंचुए के अंदर क्लाइटेलम वाला भाग एब्सेंट होता है। शिशु केंचुए में 14वां, 15वां और 16वां खंड जो होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन क्लाइटेलम वाला भाग यानी मोटी परत नहीं होती है। जैसे जैसे वो वयस्क में बदलता जाता है, ठीक है, उसमें क्लाइटेलम स्थित हो जाता है। केंचुए में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है केंचुए के अंदर जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, तो यह आपका जनन तंत्र आज हमने पढ़ा दिया है, उत्सर्जन तंत्र आज हमने पढ़ा दिया है। कल इस केंचुए का लास्ट टॉपिक बच रहा है, कौन सा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और कल इस चैप्टर को अपन कर देंगे खत्म। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कॉकरोच यानी के तिलचट्टा। क्लियर, थैंक यू बच्चों।